हम्म। हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलेगा कंप्लीट थ्योरी फॉर जेईई मेन एंड एडवांस, और साथ में आपको जेईई मेन और एडवांस के जो प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स हैं उनका वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक स्टूडेंट, आप वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर डिटरमिनेंट का लेक्चर 2। इससे पहले लेक्चर 1 डिस्कस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने लेक्चर 1 नहीं देखा हुआ है या डिटरमिनेंट को कम्प्लीटली पढ़ रहे हैं, शुरुआत से पढ़ रहे हैं, तो लेक्चर 1 को जरूर देखें। नाउ लेक्चर 2 में क्या डिस्कस करने वाले हैं? दिस लेक्चर कंटेन फर्स्ट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट। मींस जो डिटरमिनेंट है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है। फर्स्ट थिंग तो हम ये डिस्कस करेंगे। सेकंड थिंग, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, मींस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं, मींस उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। एंड थर्ड थिंग, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट यूजिंग माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर की हेल्प से हम डिटरमिनेंट को किस तरह से एक्सपेंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वन बाय वन सभी पॉइंट्स को सीखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट समझते हैं हम, माइनर एंड कोफैक्टर। तो फर्स्ट, माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, अब पहली बात तो आप ये समझो कि माइनर एंड कोफैक्टर, तो माइनर की हम बारे में बात करें तो माइनर जो रहेगा, माइनर ऑफ एनी एलिमेंट, ऑफ एनी एलिमेंट, मान लेते हैं एलिमेंट ए आई जी। ठीक है, क्या होता है? इज ए डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट, एंड it is obtained by deleting row and column through AIG। AIG से पास करता हुआ जो भी एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट से पास करता हुआ रो और कॉलम को आप एलिमिनेट कर दोगे तो बचे हुए हिस्से को अगर आप एज डिटरमिनेंट लिखते हो तो उस डिटरमिनेंट को हम क्या कहते हैं? माइनर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और मान लेते हैं जो कोई भी एक एलिमेंट AIJ है तो इसके जो माइनर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कराते हैं? MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। वो स्टूडेंट, आपको माइनर का डेफिनेशन क्लियर हो गया। ठीक, तो पहले हमने माइनर समझा। तो माइनर, अब जैसे एग्जांपल्स के तौर पर अगर हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि हमने एक डिटरमिनेंट ले लिया, मान लो डेल्टा, और एक 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट लेते हैं। मान लो इसके एलिमेंट ले लिए 3, 2, -1 यहाँ लेते हैं, 0, 5 यहाँ लेते हैं, 4, 3 यहाँ ले लिया हमने, 1 ले लिया और 2 यहाँ पर ले लिया। ठीक है ना, आपको क्या करना है? माइनर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड माइनर ऑफ एलिमेंट, तो ये आपने समझ लिया कि जो माइनर होता है वो क्या डिटरमिनेंट, किसी भी जो एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का अपना एक माइनर होगा। ठीक है, तो ऑफ एन एलिमेंट, मान लेते हैं कि A11 एलिमेंट का माइनर क्या रहेगा, A13 एलिमेंट का माइनर क्या रहेगा। मान लेते हैं कि इस एलिमेंट की बात करें तो A22 का माइनर क्या रहेगा, A31 का माइनर क्या रहेगा और A33 का माइनर क्या रहेगा। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन समझते हैं। अगर आपको माइनर ऑफ A11 आपको निकालना है, मतलब 11 एलिमेंट का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसका आपको माइनर निकालना है। पहली बात तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? M11 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसका मुझे माइनर चाहिए, तो इस एलिमेंट से पास करता हुआ रो को हटा दिया और कॉलम को हमने हटा दिया, तो बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने एज ए डिटरमिनेंट लिखा 5, 4, 1, 2, कुछ इस तरह से लिखा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? इस एलिमेंट का माइनर आ गया। अब एक और बात आप समझो स्टूडेंट, ये क्या है कि 2 क्रॉस 2 का एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ, इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं उसको आप यही समझ लो। पहले हम क्या करें, इस वाले एलिमेंट को यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे और सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। मतलब 5 × 10 करें, 5 × 2 करेंगे कितना? 10 यहाँ आ जाएगा, -4 कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, तो A11 मतलब इस वाले एलिमेंट की हम बात करें, 3 की अगर हम बात करते हैं तो इसका माइनर कितना आ गया? 6 आया। ठीक, सिमिलरली इसे आपको मान लो कि आपको माइनर लिखना है, माइनर ऑफ A13, आपको A13 का आपको माइनर लिखना है, तो माइनर कितना आ जाएगा? A13 का माइनर हो जाएगा M13। ठीक है, तो M13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये है हमारे पास में, थर्ड कॉलम ये है, तो इस एलिमेंट से पास करता हुआ रो और कॉलम को हमने हटा दिया। ठीक है, तो बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने एज डिटरमिनेंट लिख लिया और उसी ऑर्डर में लिखा, तो 0, 5, 3 और 1 यहाँ पर लिखा। इसको जब सिंप्लीफाई कराएंगे, इसको उधर मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको उधर मल्टीप्लाई कराएंगे और सब्ट्रैक्ट करके जब आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा? ये -15 आ जाएगा। ठीक है, तो A13 का माइनर हमारे पास कितना आ गया?
-15 आ गया। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं कि माइनर ऑफ आपको A22 आपको फाइंड आउट करना है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कराएंगे, M22 से रिप्रेजेंट कराएंगे। मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये हो गया और सेकंड कॉलम ये हो गया। मतलब हमने क्या किया, इस वाले एलिमेंट्स, इस वाले रो को हटा दिया, इस वाले कॉलम को हटा दिया, तो बचा क्या हमारे पास में 3 और -1, तो यहाँ से बचा 3 और -1 ये आ गया, और यहाँ पे क्या 3 और 2 यहाँ पर बच रहा है। ठीक है, 3 और 2 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो 822 है ना, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट था उसका माइनर क्या आ जाएगा, इस एलिमेंट से पास करता हमने रो और कॉलम को हटा दिया, तो बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं उनको एज ए डिटरमिनेंट लिख लिया। और इस डिटरमिनेंट को हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे और सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। 6 माइनस ऑफ -3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई। हमने एक बात ये समझ लिया कि माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं इनका माइनर आप अपने एंड पे फाइंड आउट करना। पहले आपको एक बात तो ये समझ में आ गया होगा कि जो भी डिटरमिनेंट होता है, मान लो इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर कितना है, 3x3 है। ठीक है, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मान लो A11 A13 मतलब सभी एलिमेंट्स का जो माइनर होगा वो क्या होता है, एक डिटरमिनेंट होता है। उसका जो ऑर्डर आता है वो कितना आता है, 2x2 का आएगा। ठीक है, तो इस बात को हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ना हमने ये समझ लिया माइनर क्या होता है, ना अब हम समझते हैं कोफैक्टर। ठीक, तो कोफैक्टर क्या रहेगा, कोफैक्टर मीन्स कोई भी एक एलिमेंट है, मान लो Aij, इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली Cij से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो Cij जो होगा, कोफैक्टर जो आएगा किसी भी एलिमेंट का, मतलब ith रो एंड jth कॉलम का जो एलिमेंट है उसका जो कोफैक्टर होगा वो क्या होता है, -1 पावर i प्लस j इंटू कितना होगा, Mij होगा। ठीक है, मीन्स कोफैक्टर एक्चुअली किससे लिंक है, माइनर से लिंक है, Mij से लिंक है। ठीक है, तो अगर कभी भी अगर आपको कोफैक्टर्स निकालना होगा तो पहले आप क्या करोगे, माइनर निकालोगे, और माइनर निकालने के बाद में आप इस फॉर्मूले को यूज में ले लोगे। अच्छा, एक और बात आप समझो, अगर i प्लस जे, अगर मान लो इसका सम अगर इवन हुआ तो वो क्या रहेगा, कोफैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनर के इक्वल हो जाएगा। अगर सम अगर ऑड हुआ तो -1 पावर ऑड कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमें कह सकते हैं उस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या रहेगा, माइनर का माइनस टाइम्स हो जाएगा। जैसे अगर मैं इन्हीं एग्जांपल्स के बारे में बात करूं, ऊपर जो लिखा हुआ है तो A11, ठीक है, इस वाले एलिमेंट का अगर मुझे माइनर कोफैक्टर लिखना है, मतलब मुझे C11 लिखना है, C11 कितना होगा, -1 पावर 1 प्लस 1 तो हम यहाँ लिखेंगे, इंटू कितना आ जाएगा, M11 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, M11 हो गया। और M11 कितना आ रहा था हमारे पास में, 6 आ रहा था। तो मतलब इस वाले एलिमेंट का जो A11 जो एलिमेंट है, इसका जो कोफैक्टर है वो कितना आ जाएगा, M11 के इक्वल आएगा, और जो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। सिमिलरली सपोज आपको C13 निकालना है, मतलब इस वाले एलिमेंट का आपको कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। इस वाले एलिमेंट का अगर आपको कोफैक्टर अगर आपको निकालना रहेगा तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम देखो कितना आ रहा है, इवन आ रहा है, तो इवन आ रहा है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, कितना आ जाएगा, M13 आ जाएगा। और M13 का वैल्यू कितना आ रहा है, -15 आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, नाउ एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। इस वाले एलिमेंट का मुझे क्या करना है, कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो C22 हमने यहाँ लिखा, अगेन देखा कि इसका सम भी कितना आ रहा है, इवन आ रहा है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, M22 के इक्वल आ जाएगा। और M22 का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अगर मान लो इनका सम अगर ऑड होता है, जैसे मान लो कि अगर मुझे C12 का निकालना है, मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकालना है, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ M12 हो जाएगा। M12 हम निकाल सकते हैं, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसका आपको माइनर निकालना है। तो देख लेते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ये है और सेकंड कॉलम ये है। ठीक है, तो इस एलिमेंट से पास करते हो अपने रो को हटा दोगे और इस कॉलम को भी हटा दोगे, तो बचे हुए ये एलिमेंट्स हैं, इनको मैं यही लिख देता हूँ, 0 मैंने यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया, 4 एलिमेंट यहाँ आ रहा है, 2 एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनर आ गया, और इसका वैल्यू जब निकालोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, -12 आ जाएगा। मतलब इसका जो माइनर है वो कितना आया, -12 आया। ठीक है, तो -12 आया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, होप आपको माइनर एंड कोफैक्टर आपको समझ आ गया होगा। इस माइनर एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं, डिटरमिनेंट के जो भी एलिमेंट्स हैं, तो हर एक एलिमेंट का अपने आप में क्या होता है, एक माइनर होता है और कोफैक्टर होता है, उसके करस्पॉन्डिंग एक कोफैक्टर होता है। मतलब यहाँ पर 3x3 की बात करें तो 9 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट का अपने आप में एक माइनर होगा, हर एक एलिमेंट का अपने आप में एक कोफैक्टर होगा। ओके स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट आपको माइनर एंड कोफैक्टर क्लियर हो चुका है ना, मीन्स आपको माइनर मालूम चल गया और कोफैक्टर क्या होता है ये भी आपको मालूम चल गया। कोफैक्टर जो होता है वो माइनर से एसोसिएट होता है, मतलब माइनर से ही उसका जुड़ाव है। ठीक है, अगर आपको कोफैक्टर निकालना रहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले माइनर निकालना पड़ेगा, देन आप कोफैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं ना। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लेते हैं कि एग्जांपल हमने ये लिया और एक डिटरमिनेंट ले लिया, छोटा सा डिटरमिनेंट लिया, छोटा इन द सेंस कि 2 क्रॉस 2 का ले लिया। मान लो कि इसके एलिमेंट है 3, 4, 1 और -2 ले लिया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर, तो माइनर एंड कोफैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए ऑफ एलिमेंट A11 और मान लेते हैं कि हमें A21, इन दोनों का निकालना है। ठीक है, तो A11 का मुझे माइनर निकालना है, तो A11 का जो माइनर होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट कराएंगे? पहली बात तो M11 से रिप्रेजेंट कराएंगे, और M11 क्या रहेगा? इस एलिमेंट में, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसका माइनर। तो इस एलिमेंट से पास करता हुआ रो को हटा दिया हमने और कॉलम को हटा दिया, तो बचा हुआ जो हिस्सा था उसका ये डिटरमिनेंट आपको लिखना था। ये तो -2 है तो इसको हम डायरेक्ट -2 ही लिख देंगे, मतलब ये डिटरमिनेंट लिखने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। मतलब 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट मींस वो सिंपल से एक एलिमेंट ही होता है ना। इसका अगर आपको कोफैक्टर लिखना है, कोफैक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C11 से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने देखा कि इन दोनों का सम कितना आ रहा है? E1 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्ट कितना हो जाएगा? माइनर के इक्वल हो जाएगा, M11 के इक्वल आ जाएगा, और जिसका वैल्यू कितना आ रहा है? -2 आ रहा है ना। आपको अगर मान लो A21 का हमें माइनर और कोफैक्टर निकालना है, तो पहले तो A21 का जो माइनर होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट कराएंगे? M21 से रिप्रेजेंट कराएंगे। ठीक, अब M21 द सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये आ रहा है। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, मतलब इस एलिमेंट से पास करता है, रो और कॉलम को हमने हटा दिया, तो यहाँ पर जो एलिमेंट बचा कौन सा? 4 बचा, तो इसका माइनर कितना हो गया? 4 हो गया। नाउ अब मुझे इसके कोफैक्टर्स के बारे में बात करना है, तो C21, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है? ऑड आ रहा है, तो ऑड आ रहा है तो माइनर किसके कोफैक्टर किसके इक्वल होगा? नेगेटिव टाइम्स ऑफ माइनर के इक्वल होगा, मतलब माइनस ऑफ M21 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो 4 यहाँ पर लिख दिया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? -4 हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, होप स्टूडेंट आपको माइनर एंड कोफैक्टर अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो माइनर एंड कोफैक्टर्स है ना, किसी भी एक एलिमेंट्स का होता है, तो हमने क्या किया? इसको समझ लिया ना। आगे हम डिस्कस करते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मींस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट का हम वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले हम क्या कर रहे हैं? फॉर ऑर्डर 2 क्रॉस 2, फॉर ऑर्डर 2 क्रॉस 2, अगर मान लो कोई 2 क्रॉस 2 का अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, मान लेते हैं 2 क्रॉस 2 इस तरह का, जो अभी हम थोड़ी पहले सीख के भी आए थे, ABCD, इसका मुझे अगर वैल्यू निकालना है कितना रहेगा? इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कितना आ जाएगा? AD माइनस BC आ जाएगा। इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो कितना आता है? AD माइनस BC रहेगा। मतलब 2 क्रॉस 2 का जो डिटरमिनेंट रहता है उसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर में ऊपर आपने देखा भी था। ठीक है ना, अब बात करते हैं फॉर ऑर्डर 3 क्रॉस 3, तो 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट का हम वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो डियर स्टूडेंट, इस वाले पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान से समझना। एक्चुअली इसका हम जनरलाइज तरीका थोड़ी देर में सीखने वाले हैं। मान लो एक 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है, इसके एलिमेंट्स हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट हो गया। अब मुझे इसका वैल्यू इसका मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं? जनरली जो हमारी हैबिट होती है, हम करते क्या है? फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही करो, एक हैबिट वाली बात आपको बता रहा हूँ। हम चाहे तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट एक्चुअली होता क्या है मैं आपको इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करते हैं। पहला आप क्या करोगे? A1 पहला एलिमेंट आप लोगे। ठीक है, तो A1 हमने यहाँ ले लिया। अब क्या करेंगे? इस एलिमेंट से पास करता है और रो और कॉलम को आप छोड़ दोगे, तो बचे हुआ जो एलिमेंट्स हैं, बचे हुए एलिमेंट्स को एज ए डिटरमिनेंट आप लिख दोगे। नीचे कितना आ गया? B2 यहाँ पर आ जाएगा, C2 यहाँ आ जाएगा, B3 यहाँ आ गया और C3 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो आपने A1 से आपने स्टार्ट किया और आपने प्लस साइन यहाँ पर लगाया। ठीक है, अल्टरनेट क्या आता है? प्लस माइनस आता है। फिर हम क्या करेंगे? B1 यहाँ लिखेंगे। अब इस एलिमेंट से पास करता है और रो और कॉलम को हम हटा देंगे, तो रो और कॉलम को हमने यहाँ हटा दिया, तो A2 यहाँ आ जाएगा, A3 यहाँ लिखा। ठीक है, और साथ में मैं यहाँ क्या लिखूंगा? C2 यहाँ लिखेंगे और C3 यहाँ पर आ जाएगा। प्लस साइड अल्टरनेट प्लस माइनस लगाएंगे। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो C1 मैंने यहाँ लिखा। अब आप क्या करोगे?
इस वाले एलिमेंट से पास करता हुआ रो और कॉलम को हटा दूंगा। C1 से पास करता हुआ इस रो को हटा दिया, इस कॉलम को हटा दिया, तो बचा हुआ हिस्सा ये आया। तो इस वाले हिस्से को मैं एज इट इज यहाँ पे लिख दूंगा। A2 यहाँ पर आ जाएगा, B2 यहाँ आ गया, A3 और B3 यहाँ आ गया ना। इस वाले पार्ट को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो A1, इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। मतलब ये आ जाएगा B2 C3 और B3 C2 यहाँ से आया, माइनस ऑफ B1 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो कितना हो जाएगा, A2 C3 यहाँ से आ जाएगा और A3 C2 यहाँ पर आ जाएगा प्लस C1, ये बनेगा A2 B3 माइनस ऑफ A3 B2। ठीक है स्टूडेंट, तो जो 3x3 का जो डिटरमिनेंट होता है उसको हमें वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है ना, एक मेथड होता है उसका वैल्यू फाइंड आउट करने का। और जो मेथड है मैंने अभी आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया, डिटरमिनेंट का वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है। कि जब आप फर्दर इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे इसका कोई ना कोई एक वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, वेल स्टूडेंट, ये तो हमने क्या किया है, एक पर्टिकुलर केस समझ लिया ना, अब उसका हम जनरलाइज केस समझते हैं। और जनरलाइज केस को आप समझिए। अच्छा, एक और बात आप समझो, इस वाले पॉइंट को अगर हम जनरलाइज केस की बात करते हैं तो आप ध्यान समझो, ये तो क्या है हमारे पास में M11 लिखा हुआ है, माइनर लिखा हुआ है A11 का। इस वाले डिटरमिनेंट की हम बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है, इस वाले एलिमेंट का माइनर लिखा हुआ है, तो ये M12 लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, M13 लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको अगर मैं को फैक्टर्स में अगर कन्वर्ट करूं तो M12 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ C12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब यहाँ पुट कराएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 मैंने यहाँ पे लिखा, विशेष को फैक्टर के फॉर्मेट में हम पहले लिख लेते हैं C11। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा B1 यहाँ पर आएगा और ये कितना हो जाएगा, C12 यहाँ पर आ गया प्लस C1, और इसको अगर हम कोफैक्टर के फॉर्मेट में लिखना है तो कोफैक्टर कितना रहेगा, C13 ही रहेगा। ठीक है, तो C13। तो डियर आपने एक बात यहाँ पे ही समझा कि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है, ठीक है, तो वो कितना आ रहा है, तो इसी रो को हमने लिया और इसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर्स हैं उनको लिया और उनको अगर हम मल्टीप्लाई करके अगर सम करते हैं तो वो क्या होता है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, वेल इसको हम थोड़ा और जनरलाइज कर लेते हैं, इसको अच्छे ढंग से लिख लेते हैं ना। जनरलाइज केस में हम समझ रहे हैं कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, कि डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप समझो, इट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट of any रो और कॉलम। आप चाहो तो कोई सी भी रो ले सकते हो, कोई सा भी कॉलम ले सकते हो ना, with their corresponding cofactor, with their corresponding cofactor। ठीक स्टूडेंट, तो क्या रहता है, वैल्यू डिटरमिनेंट क्या रहेगा, इट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो हमने क्या किया, कोई भी रो लिया और उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी रो के हमने कोई भी रो के जो एलिमेंट्स हैं उनको लिया और करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को लिया और उनको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके अगर सम निकालते हैं तो अल्टीमेटली वो क्या आता है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आ जाता है। ठीक स्टूडेंट, जैसे डेल्टा इक्वल्स टू, हम एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं, मान लो कि डिटरमिनेंट ले लिया, इसके एलिमेंट्स लेते हैं A11, A12, A13, यहाँ पर हमने लिया A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, ये डिटरमिनेंट हो गया। अब इस डिटरमिनेंट का मुझे वैल्यू लिखना है। इस डिटरमिनेंट का हमें वैल्यू लिखना है, तो हमने क्या, मान लो कोई भी एक रो ले लिया, किसी भी आप रो को ले सकते हो, मान लो कि हमने इस वाली रो को ले लिया। ठीक है, A11 पर से करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ले लिए, तो A11 का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कितना आ जाएगा, C11 आ जाएगा। इनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया, A12 और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C12 आया और इसका A13 और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C13 आया। तो इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के जो कोफैक्टर्स है उनको मल्टीप्लाई करके हमने सम निकाला, तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा।
डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो डेफिनेशन को आप एक बार फिर से समझ सकते हो कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है क्या, इट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके अगर जो सम निकालते हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाता है वो। ठीक है, अब इसे चाहो तो आप माइनर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो a11 तो हमने यहाँ लिखा, c11 का जो माइनर आएगा वो कितना आ जाएगा, m11 आ जाएगा। ठीक है, a12 हमने यहाँ लिखा, इसका जब मुझे माइनर लिखना होगा तो कितना लिखेंगे, m12 लिखेंगे। फिर प्लस साइन यहाँ पर कितना जाएगा, a13 यहाँ लिखा हुआ, इसका मुझे अगर माइनर लिखना है, इसको माइनर में कन्वर्ट करना है तो c13 का माइनर कितना हो जाएगा, m13 आ जाएगा। तो ये इसका वैल्यू आ गया। ठीक है स्टूडेंट, होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि आप चाहो तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इस कॉलम के अकॉर्डिंग भी डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तो हमने जो उससे पहले सीखा हुआ था तो सिर्फ फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन सीखा हुआ था, और जनरली हैबिट में भी यही रहता है। बट ऐसा नहीं कि हर बार हम इसी के अकॉर्डिंग ही वैल्यू निकालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अदर रो की जरूरत पड़ जाती है या फिर अदर कॉलम्स की भी जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैंने ये वाला कॉलम लिया हुआ है, ठीक है, तो a12 ये कॉलम आ गया। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आया वो कितना है, c12 आया। ठीक है, a22 ये एलिमेंट लिया, इसे करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है वो कितना है, c22 है। और a32 यहाँ पर लिया, इसे करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कितना है, c32 है। इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके आपने सम निकाल दिया। तो ये जो लिखा हुआ है दिस इज डिटरमिनेंट का वैल्यू लिखा हुआ है, और इसको आप चाहो तो माइनर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। a12 तो c12 का जो माइनर आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ m12 आएगा। ठीक है, फिर प्लस साइन a22 यहाँ लिखेंगे और ये कितना आ जाएगा, m22 यहाँ पर आ जाएगा। नाउ a32 हमने यहाँ लिखा, और इसका मुझे अगर माइनर लिखना होगा, c32 का माइनर कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ m32 हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको ये मालूम चल गया कि डिटरमिनेंट का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम का ऐसे यूज ले सकते हैं। अच्छा, एक बात आपके दिमाग में ये आएगा कि एक्चुअली ये ऐसे इसके इक्वल क्यों आ गया, ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहले तो आप एक बात ये समझोगे, एक्चुअली ये जो सब लिखा हुआ है इसको आप थोड़ा ध्यान से समझो कि इसे ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया कि इन्हीं वाले डेटा को आप क्या है फिर से रीअरेंज कर सकते हो। रीअरेंज करने का मतलब क्या है, यहाँ पे 6 टर्म्स आ रही है, जैसे आपको चाहिए यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो a12 है ना, तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट कितना आ रहा है, a2 आ रहा है। तो आप ये देखो कि a2 कहाँ पर आ रहा है, a2 यहाँ पर आ रहा है एक तो, ठीक है, और a2 यहाँ पर भी आ रहा है। तो आपने a2 यहाँ से कॉमन ले लिया और इस तरह से आप अरेंज करके यहाँ पर लिख सकते हो, मतलब इसी वाले डेटा को मैं कई तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। तो दैट्स वाई क्या है कि हम इस वाली डेफिनेशन को यहाँ पर बोल पाते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू को इस तरह से लिख पाते हैं। ठीक है, होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आपको एक बात तो क्लियर होगी, डिटरमिनेंट का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो आपको क्या ध्यान रखना रहे, किसी भी डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है उसकी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को, तो जैसे मान लो कि हमने इस वाली रो के बारे में बात करें, थर्ड रो के बारे में बात कर लेते हैं। अभी थर्ड रो के एलिमेंट ले लिए और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ले लिए, उनको मल्टीप्लाई करके अगर सम लिखते हैं तो इस तरह से एक रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट अपने आप में क्या रहेगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है। ठीक है स्टूडेंट, होप आपको मेरी बात ये क्लियर है। नाउ तो स्टूडेंट्स को फर्दर एग्जांपल से समझते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल में हमको करना क्या है कि फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और हमने डिटरमिनेंट ले लिया, मान लो उसके एलिमेंट ले लिए, 2 यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, एक एलिमेंट हमने यहाँ पर ले लिया, 3 यहाँ ले लिया, और एक और एलिमेंट हमने -2 यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, और कुछ एलिमेंट्स मैंने मान लो वहाँ पर 1 ले लिया, यहाँ -1 ले लेते हैं, और मान लो कि यहाँ पर हमने 0 ले लिया। ठीक है, साथ में मैंने यहाँ एलिमेंट ले लिया 3 ले लेते हैं, यहाँ पर हमने -2 या 2 ले लिया, और यहाँ पर एक एलिमेंट हमने 3 ले लिया। ठीक है, डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, मतलब डिटरमिनेंट के वैल्यू को फाइंड आउट करना है आपको यूजिंग एक्सपेंशन आपको करना रहेगा। तो करोगे आप यूजिंग फर्स्ट रो, आपको फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हुए उसका वैल्यू निकालना है, या फिर आपको यूजिंग थर्ड रो का एक्सपेंड करते हुए थर्ड रो के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे। मतलब सभी के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू सेम ही आनी है, मतलब इसको आपको एक्सपेंशन करना रहेगा फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग या फिर थर्ड रो के अकॉर्डिंग। ठीक,
और आपको एक्सपेंड करना है इसको यूजिंग, मान लेते हैं सेकेंड कॉलम के अकॉर्डिंग इसको आपको एक्सपेंड करना है, और यूजिंग थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग इसको आपको एक्सपेंड करना है। तो ठीक है स्टूडेंट, नाउ तो इस डिटरमिनेंट का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है यूजिंग द फर्स्ट रो। तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, तो ये फर्स्ट रो है, और फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, डिटरमिनेंट का एक्सप्रेशन ऊपर सीखा हुआ है। पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट है उसको हमने 2 लिया, प्लस साइन, प्लस इंटू 2 यहाँ पर करेंगे, और इसका जो माइनर है उससे मल्टीप्लाई कराएंगे। माइनर कैसे निकालते हैं, इस एलिमेंट से पास करते हैं और रो और कॉलम को आप हटा दोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ तो आ जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद हम प्लस साइन का माइनस साइन लगाएंगे, -3 इंटू इस एलिमेंट का मुझे माइनर लिखना है तो इस एलिमेंट से पास करता है और रो और कॉलम को हटा दोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 आ जाएगा, और इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आ जाएगा। नाउ उसके बाद प्लस साइन इंटू -2 इंटू, फिर आप लिखोगे तो इस एलिमेंट से पास करता है और रो और कॉलम को हटा दोगे तो 2 इधर आ गया और +3 यहाँ पर आ जाएगा ना। उसका जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 तो यहाँ पर आ गया, -9 यहाँ पर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 + 2 5 यहाँ पर आ गया, -2 कितना हो जाएगा, -10 यहाँ पर आ गया। ये हो जाएगा 6 माइनस -9 -15 हो गया, और -10 नीचे कितना आ गया, -25 आ गया। मतलब इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, -25 आ रहा है। अब मुझे करना क्या है, इसी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, मतलब वैल्यू तो सेम ही आना है, इस डिटरमिनेंट को मुझे एक्सपेंड करना है यूजिंग द थर्ड रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करना है। अब आप क्या करोगे, थर्ड रो आपने लिया, थर्ड रो जो लिया उसको जो एलिमेंट है थर्ड रो, और क्या रहेगा, इसे करस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर है उससे आप मल्टीप्लाई कराओगे तो C31 आ जाएगा। फिर आप क्या कराओगे, 2 इंटू इसे करस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर है उससे आप मल्टीप्लाई कराओगे C32, ऐसे 3 इंटू C33। तो करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम जब सम लिखते हैं तो ये जो आता है एक्चुअली क्या है, डिटरमिनेंट का वैल्यू आता है। ठीक है, इसको आप चाहो तो माइनर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 3 इंटू तो C31 का जो माइनर आएगा वो कितना आ जाएगा, M31 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सफिक्स सम कितना आ रहा है, E1 आ रहा है ना। +2 इंटू यहाँ पे इसका जो माइनर हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनर के फॉर्म में लिखेंगे तो -M32 यहाँ पर आया ना, +3 इंटू इसका मुझे माइनर लिखना रहेगा तो कितना आ जाएगा, C33 का माइनर आ जाएगा, C33 को इन टर्म्स ऑफ माइनर लिखना है तो M33 रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से आ गया, तो 3 इंटू माइनर आ गया, माइनस इस माइनस साइन को मैं लिखता हूँ, -2 इंटू माइनर आ गया, +3 इंटू माइनर आ गया ना। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू को मुझे लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, पहले तो आप एक बात ये समझ लो कि जब आपको वैल्यू निकालना होता है तो कभी भी हम करते क्या है कि आप इस तरह से नहीं लिखते, थर्ड रो के अकॉर्डिंग आपको एक्सपेंड करना है तो पहले आप इस एलिमेंट पे जाओ, एक्चुअली एलिमेंट है कौन सा, तो इसकी हम बात करें थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एक एलिमेंट है, फिर A32, मतलब ये कैसा आ रहा है, E1 आ रहा है सफिक्स सम, तो हम प्लस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो +3 इंटू अब इस एलिमेंट का माइनर लिख देते हैं, तो इस एलिमेंट से पास करता हूँ, रो और कॉलम को हटा दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, मतलब 0 -2 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, नाउ प्लस के बाद आप क्या लिखोगे, माइनस साइन लिखोगे, -2 इंटू ऐसे आप जाओगे, -2 इंटू आपने जब लिखा तो क्या रहेगा, -2 इंटू इसका माइनर, तो इस एलिमेंट का मुझे माइनर लिखना है तो इस एलिमेंट इस रो को हटा देंगे, इस कॉलम को हटा देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आया, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस माइनस, फिर प्लस साइन हमने यहाँ लिखा, फिर 3 इंटू लिखेंगे इस एलिमेंट का माइनर, 3 इंटू इस एलिमेंट का माइनर जब निकालना है तो इस रो और कॉलम को हटा देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो -3, और सब्ट्रैक्ट करने में कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, तो ना उसका वैल्यू समझते हैं, तो ये कितना लिखा हुआ है, 3 इंटू -2 हो जाएगा -6, यहाँ से कितना आ जाएगा, -4 यहाँ से आ जाएगा, और -15 यहाँ पर आ गया, तो कितना आ गया, -25 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो होप आपको ये बात क्लियर हो गई कि अगर आपको थर्ड रो के अकॉर्डिंग अगर आपको एक्सपेंड करना पड़े तो आप कैसे एक्सपेंड करोगे। ठीक है, तो इसी बात को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर मान लो कि आपको करना क्या है, आपको सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग आपको अगर एक्सपेंड करना हो, कभी अगर जरूरत पड़े तो आप कैसे एक्सपेंड करोगे। ठीक है, तो इसका मुझे वैल्यू निकालना है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो पहले तो आप इस एलिमेंट के पास जाओ, तो कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो ऑड आ रहा है तो आप माइनस साइन से स्टार्ट करोगे, तो -3 इंटू इसका माइनर आप लिखोगे,
इसका माइनर अगर आपको लिखना रहेगा तो इस एलिमेंट से पास करता है, रो और कॉलम हटा दोगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई किया 3, इसको इधर मल्टीप्लाई किया 0, तो 3 आ गया। ठीक है, माइनस के बाद में क्या लिखोगे, प्लस साइन लिखोगे, फिर इनटू में क्या लिखोगे, -1 आपने यहाँ लिखा। ठीक है ना, -1। अब मुझे क्या करना है, इसका माइनर लिखना है, तो इस एलिमेंट से पास करता है, रो और कॉलम हटा दिया, तो ये बच गया 2 × 3 तो 6 हो गया, और 3 × -2 करेंगे तो अगेन -6 आ गया, सेपरेट करने पे कितना आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया हमने। नाउ माइनस के बाद प्लस लिखा, और प्लस के बाद हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस हमने यहाँ लिखा, अब 2 × इसका माइनर, तो 2 × इसका माइनर लिखना है, तो इस एलिमेंट से पास करता है, रो और कॉलम को हटा दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसका वैल्यू समझ लेते हैं कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई करते हैं तो -9 तो यहाँ से आ गया, -2 यहाँ से आ गया, और -4 यहाँ पर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कितना हो गया हमारे पास में, -12 और -4 करेंगे तो -16 यहाँ से आ गया, -16 और -9 करेंगे कितना हो जाएगा, -25 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है एक्चुअली वो कितना आ रहा है, वो तो उसका डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो तो सेम ही आना है ना। बस हमें समझना क्या था कि अगर हमें कभी भी अगर मान लो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम या फिर थर्ड रो या थर्ड कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग मुझे एक्सपेंड करना हो तो हम किस तरह से इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट का वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।